नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीके रिवीजन सीरीज शुरू किए हुए हैं, अभी तक आधुनिक भारत के 3 सेशन में कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन तक की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आगे हम शुरू करते हैं बंगाल विभाजन। बिना विलंब किए हम बंगाल विभाजन पे आते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई और इसके विरोध स्वरूप क्या हुआ और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ और रद्द कब हुआ। तो शुरू करते हैं बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की जाती है। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डेट को मत भूलिएगा। 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्णय की घोषणा की जाती है। विरोध स्वरूप क्या होता है? विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को। 19 जुलाई 1905 को विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है और उसके लगभग 16-17 दिनों के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। कहाँ पे दिया था? अपने पत्र संजीवनी में। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कुमार मित्र, और इनका पत्र जो संजीवनी नाम से था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये जितने पॉइंट हैं जो मार्क किए जा रहे हैं ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट जो मार्क नहीं किए जा रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द जो तथ्य दिए गए हैं उसके इर्द गिर्द से प्रश्न बनते हैं। हम आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन के पश्चात वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किसके कार्यकाल में किया गया था और कब किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में और वर्ष 1911 में, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को इसी दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? वर्ष 1912 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था और कब किया था? इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब
सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का क्या नाम था? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन, दिसंबर 1906 में। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका, जहाँ पे रेड पॉइंट चल रहा है उसको आप जरूर ध्यान रखिए। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया था। किसने किया था? सलीमुल्लाह, ये ढाका का नवाब था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को चुना गया। यहाँ से प्रश्न बनता है, आगा खां को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या था? तो आइए हम एक नज़र देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान हुआ था। ये सन भी इम्पोर्टेंट है, अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस विभाजन का कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर के। कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर के कांग्रेस का विभाजन किया गया। परिणामतः इसका परिणाम क्या निकला? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य या भारत के बेताज बादशाह की उपाधि दी गई थी। प्रश्न बनेगा, भारत के बेताज बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। प्रकाशित समाचार पत्र इनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मराठा और केसरी, ये 1881 में केसरी का प्रकाशन किया गया। मराठा जो था इंग्लिश में था और केसरी का प्रकाशन मराठी में होता था, जस्ट अपने नाम के विपरीत। उत्सव की शुरुआत इन्होंने दो उत्सवों की शुरुआत की जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला था 1893 में गजपति उत्सव। ये प्रश्न बनेगा, गजपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था या शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने किया था? गणपति उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव व 1895 में 2 साल के बाद शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। आगे इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा? इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल अर्थात बर्मा में है, भेज दिया गया। इन्हें 6 वर्ष की सजा कब हुई? 1908 में। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। गीता रहस्य पुस्तक कहाँ लिखे? बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में लिखी। अगला पॉइंट देखते हैं। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगला पॉइंट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत
में परिवर्तित हो गई। इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। क्या नाम था? मित्र मेला। और मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड। किसकी गाड़ी पर फेंके थे? न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आगे देखते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। मात्र 15 वर्ष की आयु में किसको फांसी दे दी गई? खुदीराम बोस। अगला पॉइंट देखते हैं। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में, तब 1905 ईस्वी में लंदन में भारतीय स्वशासन समिति, जिसे इंडिया होम रूल सोसाइटी कहते हैं, की स्थापना की। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट, जो जर्मनी में है, में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का ध्वज, उस समय जो तिरंगा था हरा पीला व लाल रंग का ध्वज था, फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ये प्रश्न बना था, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। और इन्होंने तिरंगा कब फहराया? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट देखते हैं। लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है। कब होता है? 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल, जो 1905 में विभाजित हुआ था, नरम दल और गरम दल का पुनः मिलन हो गया। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं। किसके प्रयास से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? अंबिकाचरण मजूमदार। आगे देखते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो आप देखेंगे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। लखनऊ समझौता गरम दल और नरम दल के मिलन और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का साक्षी है। आगे देखते हैं। शिक्षा के दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में होता है। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में। दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। आगे देखते हैं। आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा गांधी, जहां से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है। तो इनके बारे में जो भी जानकारी संक्षिप्त में है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए।
ये कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, नाम याद रखना है, बंकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी ने 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। कब से कब तक? 1889 से 1891 ईस्वी तक। गांधी जी 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए। कब गए? 1893 में। नाम याद रखना है, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी के कारण प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। कब की? 1917 में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की रचना है, क्योंकि गांधी जी की आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। ये सारी रचनाएं आप याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। अगला बिंदु है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी किए। आपको नाम भी याद रखना है और ये सन भी याद रखना है। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में किए। किस पत्र का प्रकाशन? इंडियन ओपिनियन का। फिनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। टॉलस्टॉय फर्म जो जोहान्सबर्ग में था की स्थापना 1910 में किए। 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किए। आगे देखते हैं। जैसा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं। फिर भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य इस प्रकार हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये प्रथम सविनय अवज्ञा था। 1917 के पश्चात 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो प्रथम भूख हड़ताल इसमें किए। प्रथम भूख हड़ताल प्रश्न बनता है, गांधी जी कब किए? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। ये सीक्वेंस है गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण कार्यों में, दूसरे क्रम पर है। पहले क्रम पर चंपारण सत्याग्रह है। 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग था। प्रथम असहयोग खेड़ा सत्याग्रह था। प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह था।
और अहमदाबाद में हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल थी गांधी जी की। आगे देखते हैं। 1917 में चंपारण बिहार के निवासी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की तिनकठिया पद्धति मतलब 3/20 में भाग पर खेती की जाती थी के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। ये डेट आपको ध्यान रखना है। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 डेट इम्पॉर्टेंट है को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कौन इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। कहाँ से? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इसकी अध्यक्षता कौन की है? मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के मध्य होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया। तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? CR दास ने। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। देखिए, ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। अगला पॉइंट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी, ये प्रश्न बन चुका है और कई एग्जामों में पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसे दी और कब? असहयोग आंदोलन के दौरान दी थी, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के कारण। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब होता है? इसका कारण क्या था? इसका परिणाम क्या हुआ? तो देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब होता है? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर। चौरी चौरा कहाँ था? गोरखपुर जिले में। कारण क्या था? किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने
थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम क्या निकला? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किए? 12 फरवरी 1922 को। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923, सॉरी ये मार्च के स्थान पे आप इसको जनवरी कर लीजिए, जनवरी 1923 में हुआ था। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में। 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। यहाँ पर भी आप जनवरी कर लीजिए। तो अध्यक्ष कौन थे? CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। कब? 1925 में। किसे? विट्ठल भाई पटेल को। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की। कहाँ पर स्थापना की? कानपुर में। HRA की स्थापना कानपुर में की गई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। 8 डाउन ट्रेन को। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी तथा फैजाबाद में फांसी दी गई। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। HSRA से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। आगे देखते हैं। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को, डेट आपको याद रखना है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। तीनों नाम याद रखना है, भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा के खाली बेंचों पर बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस, जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसी का केस चल रहा था, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। तीनों पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। तीनों नाम आपको याद रखना है, भगत, सुखदेव और राजगुरु। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान
चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। कब? 27 फरवरी 1931। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होती है। 12 मार्च 1930 को डेट आपको जरूर याद रखना है। गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ, कितने समर्थकों के साथ? 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। आगे देखते हैं। 24 दिनों के बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी, जो नवसारी जिले में था, पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये जितनी भी डेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे 6 अप्रैल हो, 5 अप्रैल हो। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर, कहीं कहीं 393 भी मिलता है, लेकिन ये ऑथेंटिक साइट पे है तो इसको ध्यान रखिए। 390 किलोमीटर की पद यात्रा तय की। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। वेब मिलर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और ये किस मार्च में गांधी जी के साथ थे? तो दांडी मार्च में थे। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गोलमेज सम्मेलन। क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही गोलमेज सम्मेलन के अलग अलग सेक्शन में होते हैं, इसलिए इनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेगमेंट में के नाम से संबोधित किया जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य होता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा विलिंगटन भारत के वायसराय थे। दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड विलिंगटन, जो भारत के वायसराय थे। आगे देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छूट रहा है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं। गांधी और इरविन जो उस समय वायसराय था, कि लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। आपको ये डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड
कहा जाता है की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक, पहले क्या था, अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम और सिख, अब जो है दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल कर लिया गया, मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के एरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। कहाँ पर? पूना के एरवदा जेल में। 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों, जिसमें मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं है। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा श्री राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। श्री राजगोपालाचारी ने पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गांधी जी पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कौन क्यों किया था? दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुओं की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय। उस समय की घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन, जिसे मास्टर डा भी कहते थे, के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया गया था? मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है। पहला कौन था? विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। कब भेजा? मार्च 1942 में। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। इससे संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश कौन किया था? नेहरू ने पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। प्रश्न पूछ सकता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत
गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कौन ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समांतर सरकारों की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ पर? बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा, तामलुक, यहाँ की सरकार को जाति सरकार, ये इम्पोर्टेंट है, के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली। कहाँ पर? तामलुक में। यहाँ की किसान विधवा मतंगनी हजारा, ये नाम इम्पोर्टेंट है। मतंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, जो अमेरिकी पत्रकार थे, उनके साथ थे। कौन? लुई फिशर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आज़ाद हिंद फौज। मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व फुजीवारा ने दिया था। इसकी पहले डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, जो उड़ीसा में था, हुआ। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। कब? 1921 में। आगे देखते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। आगे देखते हैं। बेबेल योजना 1945। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेबेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु कहा। इस उद्देश्य से लॉर्ड बेबेल, जो वायसराय थे, ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। कब प्रस्तुत किए? 14 जून 1945 को। अब देखते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। दिल्ली पहुंचने की तिथि 24 मार्च 1946। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे। कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सीट प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 12 अगस्त 1946 को
वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा। कब? 12 अगस्त, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्यवाही में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। अगला बिंदु है अंतरिम सरकार का गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अंतरिम सरकार एक दृष्टि में इस प्रकार है: पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद और विदेश मामले के; बलदेव सिंह रक्षा मंत्री; राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री; सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासत संबंधी मामले; जान मथाई ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री; आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री; सी.एच. भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री; अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री; गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री; अरोड़ा आसफ अली रेलवे मंत्री; राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री; जगजीवन राम श्रम मंत्री; लियाकत अली वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 24 मार्च 1947, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 को। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। आगे देखते हैं आधुनिक भारत की पुस्तकें और लेखक इस प्रकार हैं: यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। बापू माई मदर के लेखक मनुबहन गांधी। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य, केसरी तथा मराठा, इन तीनों के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गा दास। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया, इन तीनों के लेखक लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। द इंडिया स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। आवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक W. हंटर। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक राजा राम मोहन राय। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक V.D. सावरकर। सिविल रिबेलियंस इन इंडियन म्यूटिनीज के लेखक S.B. चौधरी। अवध इन रिवोल्ट के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी।
द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक आर.सी. मजूमदार, द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता, तहजीब उल अखलाक के लेखक सैयद अहमद खान, स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक ह्यूज टोए, टू वर्ष स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण, इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, एंड इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड के लेखक भगत सिंह, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक भगवती चरण बोहरा, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक बी.आर. अम्बेडकर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक लुई फिशर, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक मोतीलाल घोष, बंगाली समाचार पत्र के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू, द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू, कैप्टिव लेडी के लेखक माइकल मधुसूदन दत्त, टेररिस्ट के लेखक दिलीप मुखर्जी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक बिपिन चंद्र और मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर अध्ययन करिए। नमस्कार दोस्तों, अपने ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।